Hello everyone. Welcome to PK Pado. My name is Pravesh and I'm the curator of this series called NCERT Distilled. और 4 टॉपिक्स के बाद आज हम बात करने वाले हैं रिलीजियस मूवमेंट्स इन एंशिएंट इंडिया की। हम सोर्सेस पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि प्री हिस्टोरिक कल्चर्स क्या थे, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक, मेगालिथिक, ये वाला पार्ट हो गया है। उसके बाद हड़प्पन कल्चर्स, इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन में कल्चर किस तरीके से था, उस बारे में हम बात कर चुके हैं। फिर हम वैदिक कल्चर के बारे में बात कर चुके हैं, जिसमें हमने डिफरेंशिएट किया था कि अर्ली वैदिक कल्चर और लेटर वैदिक कल्चर किस तरीके से अलग अलग है और क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, और सोशल, इकोनॉमी और पॉलिटी और रिलीजन किस तरीके से दोनों स्टेजेस में अलग अलग था और क्या क्या नई चीज़ें आई थी। हमने लिटरेचर की बात करी थी, वैदिक लिटरेचर की। और अब हम आ गए हैं मोस्टली अब हम इस पॉइंट पे आ गए कि हम महाजनपद पढ़ सकते हैं। लेकिन महाजनपद पढ़ने से पहले मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि महाजनपद के बाद जो हिस्ट्री है बहुत फास्ट हो जाती है, फास्ट पेस हो जाती है। कौन सा राजा आया, कौन सी डायनेस्टीज आई, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, और बहुत जल्दी डेवलपमेंट होना शुरू होते हैं। इंडिया का फुल कॉन्क्वेस्ट शुरू होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले हम जो रिलीजियस रिफॉर्म्स वगैरह डेवलप होना शुरू हुए थे एज एन एक्ट अगेंस्ट द वैदिक कल्चर, वैदिक रिलीजन, तो हम पहले वो कवर कर लें। तो जो रिफॉर्म्स आए आफ्टर द वैदिक, आफ्टर 600 BC, 6th सेंचुरी BC के बाद जो रिफॉर्म्स आए वो बेसिकली आइडियाज़ के थ्रू थे। अब लोग ये नहीं चाहते थे कि हम इस तरफ बढ़ें जो सेक्रिफिशियल मोड ऑफ वर्शिप था, जिसमें बलि देनी पड़ती थी या आपको किसी प्रीस्ट को फीस देनी पड़ती है। लोग चाहते थे कि हम अपने कंडक्ट के थ्रू, जो हमारा पर्सनल कंडक्ट है, उसके थ्रू हम एनलाइटनमेंट या मोक्ष या केवल्य या निर्वाण, जो भी आप कहना चाहते हैं, उसको अटेन कर सकें। तो इस सीरीज में ये वाले टॉपिक पे हम कुछ रिलीजन डिस्कस करेंगे मेजरली एंड पर्टिकुलरली वी विल डिस्कस ऑन जैनिज्म सेपरेटली एंड बुद्धिज्म सेपरेटली, and the rest, that is the आजीविकास. I will just give you an idea what the आजीविकास were. उच्छेदावाद, ये बात करेंगे हम। भगवतिज्म की बात करेंगे, राइज ऑफ भगवतिज्म। वापस से जब बुद्धिज्म और जैनिज्म जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया वैदिक रिलीजन के बाद, और जब वहाँ से डिक्लाइन होना शुरू हुआ, उसके बाद भगवतिज्म वापस से उनके डिक्लाइन के साथ साथ भगवतिज्म का राइज होना शुरू हुआ, जिसे हम आज के टाइम में वैष्णविज्म बोलते हैं। कृष्ण पूजा जो होती है बेसिकली, जो आज के टाइम हम करते हैं, या राम पूजा होगी, जिसमें हम विष्णु के 10 अवतार की बात करते हैं, उसका डेवलपमेंट शुरू हुआ। फिर इसी समय, क्योंकि 6th सेंचुरी BC चल रहा है और हम आगे पुश करेंगे जब, क्योंकि ये एंशिएंट इंडिया का पार्ट है, इसलिए हम थोड़ा सा टच करेंगे इस्लाम को भी, कि इस्लाम किस तरह से इमर्ज हुआ इंडिया में और कहाँ से वो कॉन्क्वेस्ट वगैरह शुरू हुआ, जहाँ से हमें एक रोड मैप मिलता है कहाँ जाने का। हमें इसका आइडिया मिलता है कि दिल्ली सुल्तनत वगैरह आई, और फिर जो मुस्लिम रूल इंडिया में स्टैब्लिश हुआ मेडिवल पीरियड में, वो किस तरीके से डेवलप होता है, इसका बस हम एक टच करेंगे, क्योंकि मेजरली जो इस्लामिक जो पार्ट है हम पढ़ेंगे वो मेडिवल इंडिया में। तो वी विल जस्ट स्टार्ट दिस। तो पहला है कि राइज ऑफ न्यू रिलीजन, 6th सेंचुरी BC या 600 BC, जो भी आप बोले। तो ये 1500 BC से 600 BC तक के 1000 साल का, 1000 ईयर्स में जो वैदिक रिलीजन डेवलप हुआ, उसके बाद 600 BC में थोड़ा सा डिक्लाइन होना शुरू होता है, और नए जो हेटेरोडॉक्स बोल सकते हैं या श्रमण बोल सकते हैं, श्रमण, ऐसे श्रमण रिलीजन्स, फॉलोवर ऑफ अ टीचर, उसका विस्तार होना शुरू होता है। तो ये मिडिल गैंजेटिक प्लेन्स हो गया, जो आपका है आपका ईस्टर्न यूपी एंड बिहार, इस रीजन में ये डेवलप हुआ। जंगल काटे गए, खेत बने, और हम इस तरफ फैलना शुरू करें। वो जो पूरा गैंजेटिक प्लेन था, क्योंकि पानी अवेलेबल था, फर्टाइल फील्ड्स थी, इस तरह पॉपुलेशन बूम भी हुआ, और इसी जगह हम लोग ने नए रिलीजन्स की स्थापना होना शुरू हुई, क्योंकि पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा इसी बेल्ट में थी। तो स्टार्टिंग में 62 रिलीजियस सेक्ट्स हुआ करते थे, लेकिन उसमें जैनिज्म और बुद्धिज्म ने सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंस गेन किया। ये दोनों रिलीजन बहुत ज़्यादा अपने आप को अट्रैक्टिव बना पाए आम जनता की नज़र में, और इसलिए इनका इतना ज़्यादा विस्तार हुआ। I'm sorry. कॉजेस क्या थे?
राइज ऑफ दिस मूवमेंट, तो वर्ण सिस्टम सबसे पहला कॉज था कि वर्ण सिस्टम बहुत आपका रिजिड था। वर्ण सिस्टम में आप एक पैटर्न में, यानी जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये सब इसमें आप पर्टिकुलरली डिवाइड हो चुके थे, और कोई भी आदमी जो एक वर्ण से बिलोंग करता था वो टास्क नहीं कर सकता था जो दूसरा वर्ण करता था। जैसे कि ब्राह्मण जो थे उनका काम था एजुकेशन का, इनको कुछ प्रिविलेज भी मिले थे, जैसे देवर एग्जाम फ्रॉम टैक्सेशन और एग्जाम फ्रॉम पनिशमेंट, उनको गिफ्ट्स वगैरह मिलते थे क्योंकि वो पूजा पाठ करवाते थे। फिर क्षत्रिय हो गए, ये एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस और टैक्स कलेक्शन वगैरह करते थे। ओके, मैन हैंडलिंग वगैरह का काम या फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम, ये क्षत्रिय के अंदर आता था। फिर वैश्यस हो गए, ये आपके ट्रेडर्स, एग्रीकल्चरिस्ट, कॉमर्स, प्रिंसिपल टैक्स पे, मोस्टली जो टैक्स था वो वैश्यस पे लगता था क्योंकि देवर इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग एक्टिविटी। और शूद्रास को था, इनको मीनियल सर्विस के लिए, लेबर और क्राफ्ट्समैन हो गए आपके, या डोमेस्टिक सर्वेंट्स वगैरह हो गए, इनके लिए ये लोग थे। इसके बाद क्या हुआ, हमें बहुत सारे प्रिविलेजेस दिखते हैं जो ब्राह्मण्स को दिए जाते थे, जैसे कि गिफ्ट्स वगैरह ले सकते हैं, ये टैक्सेस से बच सकते हैं, पनिशमेंट नहीं मिलता था इन्हें। और ये रिचुअलिस्टिक डोमिनेंस इनका जो था, ये रिजेंटमेंट पैदा करता था, यानी दूसरे लोग दुखी थे इस बात से कि इन्हें ये सब प्रिविलेज क्यों, जस्ट बिकॉज, और पढ़ने पे भी इन्हीं का अधिकार था, एकाधिकार था, और कोई रिचुअल कराने का भी एकाधिकार था। बाकी लोग कुछ भी करा नहीं सकते थे, और इनको ये था कि हमें हमारे जो हमें जो मिलता भी है वो हमें हमारे ज्ञान के दम पे मिलता है। पर ये बात, क्योंकि बाकी लोगों को तुम मौका ही नहीं दोगे कि वो लोग भी ज्ञान अर्जित कर सके, तो ये बात तो गलत हो जाती है कि आप भी इतने प्रिविलेज्ड क्यों है कि आपको ये मौका मिले। फिर क्षत्रियों की पोजीशन ये थी कि ये सारे काम करते थे, आपका एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, टैक्स कलेक्शन, लेकिन तब भी सेकंड पोजीशन पे थे, क्योंकि लेजिटिमेसी और वैलिडेशन इन लोगों को ब्राह्मणों से मिलता था। अगर आपने एक मूवी देखी होगी, जैसे बाजीराव मस्तानी हो गई, तो बाजीराव, उसमें एक सीन है जिसमें बाजीराव पंडित जी के पास जाता है, एंड ही सेज के मस्तानी का जो, मेरा और मस्तानी का जो बेटा है उसका नामकरण करवाना है, जो हमने 16 संस्कार की बात करी थी ना, उसमें से एक नामकरण भी एक संस्कार है। सारे संस्कार करवाना जरूरी है अगर आपको मुक्ति चाहिए इस जीवन से, तो नामकरण करवाना। तो जो वो रहते हैं ब्राह्मण है, उनने मना कर दिया था कि हम नहीं होने देंगे, और अगर वो करने की कोशिश करेंगे तो हम होने तब भी नहीं करने देंगे उन्हें। आप हिंदू नाम नहीं रख सकते क्योंकि आपकी जो वो मस्तानी है, उनसे, उनके थ्रू आपका बच्चा वो मुसलमान हुआ। तो इस तरीके से डोमिनेंस क्रिएट किया जाता था ब्राह्मणों के द्वारा क्षत्रिय ग्रुप पे, ऑल्दो दे वर पार्ट ऑफ द रूलिंग क्लास। दे अपोज रिचुअलिस्टिक सुप्रीमेसी ऑफ द ब्राह्मण, ऐसे क्षत्रिय थे वो रिसेंट करते थे इसको कि इनको पास इतनी सुप्रीमेसी और इतनी पावर नहीं होनी चाहिए। देयर डिससेटिस्फैक्शन कंट्रीब्यूटेड टू अपोजिशन अगेंस्ट बर्थ बेस्ड वर्ना सिस्टम। जो आपके महावीर हुए और आपके बुद्ध हुए, ये दोनों क्षत्रिय क्लैन से ही आते थे। ये न्यात्रिका थे, न्यात्रिका क्लैन से महावीर आते थे, और शाक्य क्लैन से, ये शाक्य बोल रहा हूँ मैं, शक नहीं बोल रहा हूँ, शाक्य इज अ डिफरेंट क्लैन, इट वाज अ पार्ट ऑफ टुडेज नेपाल। तो वहां से बुद्ध आते थे, दोनों क्षत्रिय क्लैन थे, क्षत्रिय प्रिंस थे दोनों, वहां से इन लोगों ने ये आइडियाज डेवलप करे। फिर वैश्यों की पोजीशन भी बहुत खराब थी क्योंकि हाईएस्ट टैक्स पेयर थे सोसाइटी में, सबसे ज्यादा टैक्स, ऑल्दो दे वर ऑन द थर्ड पोजीशन इन द रिजिड वर्ण सिस्टम, सबसे ज्यादा टैक्स जो लगाया जाता था वो इन्हीं पे लगाया जाता था क्योंकि दे वर पार्ट ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स एट्रीब्यूट्स ऑफ द सोसाइटी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। वो इसलिए उन्हें थोड़ा ये मौका भी दे दिया कि आप उपनयन संस्कार वगैरह करा सकते हैं, सेक्रेट सेरेमनी, एंड दे वर अलाउड टू स्टडी वेदास somewhat, but they were not allowed to teach, or they were not allowed to administer. They can only do the trading work and the craftsmanship work, that's all. तो इनमें भी डिससेटिस्फैक्शन बढ़ा इसी वजह से, इक्विवेलेंट सोशल स्टेटस नहीं है हमारे पास, अपवर्ड मोबिलिटी का कोई चांस नहीं है, ऑल्दो दे वर वेरी रिच, बिकॉज जैसे कोई सोने का व्यापारी है या कोई ज्वेलरी का व्यापारी है तो पैसा बहुत होगा इनके पास ऑब्वियसली, या खेती करता है कोई बहुत ज्यादा तो उसके पास बहुत पैसा होगा, बट दे वर नॉट बट दे वर नॉट गिवन द चांस टू गेन सोशल मोबिलिटी। उनको ये तब भी मौका नहीं मिलता था कि भाई मैं ब्राह्मण के साथ बैठ के खाना खा सकूं, छोटी जात का हूँ या छोटे वर्ण से हूँ मैं, तो ये वाले कॉन्सेप्ट तब भी बहुत प्रेवलेंट थे, अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम पे भी प्रेवलेंट है, जबकि बहुत ही दकियानूसी बातें लगती हैं मुझे।
Therefore they sought alternative religious traditions that offered greater social recognition. तो इन्होंने अल्टरनेटिव ढूंढना चालू किया, बिकॉज सबसे मेजोरिटी, अगर आप अपर 3 वर्णास देखें उसमें जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो बेसिकली वैश्यस की थी, और ओवरऑल अगर आप देखेंगे चारों वर्णों में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन थी वो शूद्रास की थी। अब क्या होता है, जब हम किसी को कोई मौका देते हैं, जब सपोज किसी के पास इक्वल मौका है और अगर आपकी पॉपुलेशन कम है, तो दे विल टेक ओवर, दे विल ऑब्वियसली दे विल इजीली टेक ओवर यू, वो सारी अच्छी पोजीशंस पे आ जाएंगे, वो गेन करने लगेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका क्या, एक्सक्लूसिविटी बना के रखो, पढ़ने का मौका ही मत दो यार, छोड़ो, पढ़ने का मौका नहीं दोगे, उसके बाद आप ये मौका मत दो उनको कि आप काम कर सको एक पर्टिकुलर टाइप का, ये वाला मौका भी छोड़ मत दो उनको कुछ भी एक्स्ट्रा काम करने का। तो इससे आपकी मोनोपोली बनी रहती है। तो ब्राह्मणों ने बेसिकली यही बार बार अपनाया। फिर उसके बाद क्षत्रियों ने अपनाया कि किसी को भी मिलिट्री में या ऑर्गेनाइजेशन में या एडमिनिस्ट्रेशन में मौका मत दो। अगर आदमी ट्रेड कर रहा है तो उनसे और जो आप टैक्स है, टैक्स और वसूलो, ताकि ये लोग ज़्यादा डेवलप ना कर सके। अब हम डिस्कस करेंगे द पोजीशन ऑफ शूद्रास। शूद्रास की हालत तो बहुत ही खराब थी इस सिचुएशन में, क्योंकि ये सबसे लोवेस्ट लेवल पे थे एक तो, और इनसे इतने सारे काम कराए जाते थे, बहुत इश्यूज था इनको, बिल्कुल भी कुछ भी अधिकार नहीं था, ना उपनयन संस्कार का अधिकार था, ना वेद सुनने का अधिकार था, ना गायत्री मंत्र सुनने का अधिकार था, इन्हें कोई अधिकार नहीं था। ऊपर से इन्हें पनिशमेंट बहुत ज्यादा दी जाती थी, सपोज किसी ने गलती से छू दिया किसी अपर वर्णास को, तो इन्हें उसका दंड मिलता था, और 4 फोल्ड मिलता था, 4 गुना ज्यादा दंड मिलेगा अगर किसी नॉर्मल बात हो गई तो उससे। तो बहुत सारे ये इश्यूज थे, और बहुत सारे कंटेम्प्रेरी टेक्स्ट उन्हें नेगेटिवली वो पोर्ट्रे भी करते हैं। अगर आप कुछ टेक्स्ट पढ़ेंगे जैसे जो लेटर वैदिक पीरियड में डेवलप हुए, तो उसके हिसाब से बहुत सारे ऐसे इश्यूज भी हैं कि इनने ये ऐसे हैं, ये चोर है, ये ऐसे गलत काम करते हैं, ये सारी चीजें भी हमें देखने को मिलती है, ये बोला गया है इनके बारे में। इसके बाद है हमारा जो एक इश्यू था, ये अनइक्वल जस्टिस सिस्टम था, जो कि जैसे कि मैंने बात करी कि हायर वर्णास को लोअर पनिशमेंट और लोअर वर्णास को हायर पनिशमेंट दिया जाता था। तो स्टेटस के हिसाब से डिटरमाइन होता था कि भैया किसी के साथ कैसा ट्रीटमेंट किया जाएगा। ब्राह्मण है तो क्योंकि मेजोरिटी जो अधिकार होता था पनिशमेंट देने का वो राजा के पास होता था, और राजा को लेजिटिमेसी चाहिए, तो किसी ब्राह्मण आदमी के खिलाफ तो बात करेगा नहीं, क्योंकि वही लोग लेजिटिमेसी देंगे। राजा अपने लोगों के बारे में भी बात नहीं करेगा, क्षत्रियास के बारे में, क्योंकि वो उसके अपने वर्ण के लोग हैं। उसके बाद वैश्यास के बारे में भी ज्यादा बात नहीं करेगा, क्योंकि वैश्यास से उसे टैक्स लेना है। वो किससे दबा सकता था, वो जिसे दबा सकता था उसे दबाता था, भरपूर दबाते थे वो लोग। तो इसलिए जो लोअर वर्णास थे उन्हें ज्यादा हार्शर पनिशमेंट दिया जाता था, एंड दिस जनरेटेड टेंशन इन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ऑपोजिशन क्या हुआ जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस का, किस बेस पे कि भैया बर्थ बेस हायरार्की क्यों है, ये मेरा नसीब थोड़ी है कि मैं अगर शूद्र वर्ण में पैदा हुआ, तो ये क्या बात हुई। और क्या कोई तरीका नहीं है कि मैं आगे जा सकूं, या मैं कुछ अच्छा कर सकूं, या मेरे को ये काम नहीं करना है, अगर मैं इंटेलिजेंट हूँ या मैं सक्षम हूँ कि मैं तलवार चला सकता हूँ, तो मैं ये काम क्यों करूँ, सफाई का और ये सारे काम। तो ये वाली बातें होने लगी। जैसे प्रिविलेजेस और पनिशमेंट मिलते थे, उनकी बातें होने लगी कि आपको इतने प्रिविलेज मिलते हैं लेकिन आपको पनिशमेंट इतना कम मिलता है। इसका इफेक्ट ये हुआ कि भैया अल्टरनेट रिलीजियस पाथ ढूंढे गए, अगर और जिसने मौका दिया तो लोग उसी तरफ बढ़ गए। नई एग्रीकल्चर इकोनॉमी बनी जो ईस्टर्न यूपी और बिहार में बनी। पेड़ों पेड़ों को काटा गया, बारिश अच्छी होती थी, 100 सेंटीमीटर के अबाउट बारिश होती थी यहाँ पे मानसून की। फर्टाइल फील्ड्स थी। फर्टाइल फील्ड्स किस तरीके से कि गंगा है, एल्यूवियम अपने डिपॉजिट करती, फिर एक नदी है कोसी, बिहार में है, आपको पता होगा कोसी नदी, ठीक है। दामोदर हो गया, अब तो दामोदर तो वेस्ट बंगाल का पार्ट है, बट दैट टाइम इट वाज पार्ट ऑफ बिहार, है ना, ग्रेटर बिहार समथिंग, बंगाल अलग अपने आप में नहीं था। तो ये वाली नदियां जो है ये फ्रेश एल्यूवियम लेकर आती है हर बारिश के मौसम में, ऑल्दो दे फ्लड द प्लेन्स, बट बहुत ज्यादा फ्रेश एल्यूवियम आता है वहां से। उस वजह से जो एग्रीकल्चर करना और उसकी जो उपजाऊ उपजाऊ है जमीन की उपजता है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो वो बहुत फायदा हुआ पॉपुलेशन के बढ़ने का। पेड़ काटे, और आयरन का बहुत बड़ा योगदान था इसमें, पेड़ों को काटने में और खेत बनाने में, क्योंकि प्लो भी बनते थे वो आयरन के बनते थे, प्लो से, उसका ये बहुत योगदान था। और ये चलाते थे ऑक्साप के, ठीक है। अब ये वाला भी हम पढ़ेंगे कि भैया एनिमल सेक्रीफाइस के भी अपोज किया गया था बहुत ज्यादा, तो ये भी हम पढ़ेंगे। तो अभी तो इसमें कंटिन्यू करते हैं। जैसे एक्सपांशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, नई एग्रेरियन इकोनॉमी आई आपकी, और नए सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन डेवलप हुए किस तरीके से कि
जो मोस्टली खेती करते थे जो लोग, वो मोस्टली वैश्यास थे। वैश्यास खेती करते थे, खेती करके इनके पास सरप्लस अनाज हो गया, ये सरप्लस अनाज से ये अपनी सर्विसेज और चीजें खरीदते थे। इसकी वजह से ये लोग अमीर होते ही चले गए और प्रेस्टीज बढ़ती गई इनकी थोड़ी बाजार में। और इस यही कारण था कि भाई अगर मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ तब भी मुझे सोशल हायरार्की नहीं मिल रही, मैं ब्राह्मण और क्षत्रिय के बराबर क्यों नहीं हूँ? तो ये क्वेश्चन इमर्ज होता है यहाँ से। आयरन टेक्नोलॉजी की जो हमने बात करी, तो आयरन एक्सेस प्लोस और बुलेट ड्रोन प्लोस ये सब हुआ करते थे और इनने बहुत बड़ा योगदान दिया ये एक नई एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल बनाने में। एनिमल सेक्रीफाइस का अपोजिशन सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि जो वैदिक रिलीजन है इट डिमांड सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल्स। हर पूजा हो, कोई भी पूजा हो, या फिर आपका कोई भी राजकीय कार्यक्रम हो, गवर्नमेंट फंडेड, स्टेट फंडेड, उसमें जानवरों की बलि देना कंपलसरी होता था। यज्ञ हो रहा है, कोई 1000 जानवरों की बलि दे दो। आज भी हम देखते हैं कितने सारे कामाख्या मंदिर वगैरह में आपने देखा होगा, वो जानवरों की बलि दी जाती है वहाँ पे। बहुत सारी जगहों पे बलि दी जाती थी उस टाइम पे। और ये प्रॉब्लम इसलिए था क्योंकि जो लाइफस्टाइल का पॉपुलेशन था वो कम हो रहा था, इस वजह से एग्रीकल्चर में ज्यादा यूज नहीं कर पा रहे थे। अब अगर आप एक बैल की बलि दे रहे हो तो बैल तो मर गया ना आपका भाई, भगवान खुश हो ना हो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर बैल जो था, जो काम कर रहा था, दैट्स इट्स डेड ना। तो अब आप क्या करोगे? और हर बार कभी कोई पूजा हो रही है तो पंडित जी ने 10 गाय मांग ली, कभी कुछ हो रहा है तो किसी ने 20 गाय मांग ली कि भैया ये राजसूय यज्ञ होना है, इसके लिए 20 गाय दे दो। तो ऐसा आदमी कब तक करता और कितनी बलि देगा? उतनी जल्दी पॉपुलेशन जो कैटल की थी वो ही डेवलप नहीं हो पा रही थी। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था। कैटल के सेक्रीफाइस लेड टू डिक्लाइन ऑफ लाइफ स्टॉक्स, फ्यूअर बुलक्स, डिफिकल्टी इन कल्टीवेशन। अब पहले जो खेत 4 बैल जोतते थे मिलकर, अब 2 ही बैलों को जोतना पड़ रहा है, तो मुश्किल तो होगी ही। एग्रीकल्चर एक्सपांशन बहुत तेजी से बढ़ रहा था और इस वजह से कैटल का प्रिजर्व करना बहुत जरूरी था। तो उन्होंने बोला कुछ ऐसी चीज ढूंढो यार कि मैं भगवान से ही मिल लूं, मेरा काम भी हो जाए इस जीवन का, और मुझे बलि वगैरह का सिस्टम से भी मैं हट जाऊं। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि डिमांड बढ़ने लगी कि भैया एनिमल सेक्रीफाइस तो आप बंद करो, हम नहीं चाहते, हम अपने जानवर नहीं मारेंगे, मेरे को खेती करनी है भाई, मैं नहीं मार सकता जानवर मेरा। और दूसरा ये हुआ कि ऐसे रिलीजन प्रमोट होने लगे जो नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे, अहिंसा कॉन्सेप्ट को, अहिंसा। ओके। और जैनिज्म एंड बुद्धिज्म आर बिगेस्ट प्रोपोनेंट ऑफ अहिंसा, पर्टिकुलरली जैनिज्म, राइट। और वैश्यस की इकोनॉमिक पावर बढ़ गई, जो मैंने अभी बात करी कि एग्रीकल्चर बढ़ा, ट्रेड वगैरह बढ़ा, कॉमर्स बढ़ा, ठीक है। और इस वजह से पैसा यानी जो वेल्थ है, वेल्थ बढ़ने लगी आपके वैश्य कम्युनिटी के पास। सो दे स्टार्टेड कि भैया मेरे को तो इधर नहीं रहना, इधर मेरे को चांस नहीं मिला सोशल मोबिलिटी का, लेट्स मूव आउट। यहाँ पे ये पूरा एक आंसर टाइप है कि क्यों वैश्यास एंड ट्रेडर्स सपोर्टेड महावीर एंड बुद्धा। रिजेक्शन ऑफ वर्ना सुपीरियोरिटी जो डिस्कस कर चुके हैं हम, सपोर्ट ऑफ नॉन वायलेंस, जानवरों को जो बचाना था और वायलेंस के खिलाफ थे वगैरह वगैरह। एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी लैंडिंग, ये कॉन्सेप्ट है कि जो वैदिक रिलीजन है वो मनी लैंडिंग अवॉइड करने के लिए कहता है। वो वैदिक रिलीजन कहता है किसी और की मिजरी का फायदा मत लो, किसी इंसान की मिजरी का फायदा मत उठाओ। और लैंडिंग जो कहती है, लैंडिंग कहती है कि किसी कोई बेचारा नीड में, उसको पैसा दे दो और उससे फिर ब्याज दे देना जब उसके पास पैसा आएगा। तो ये यानी उसकी नजर में गलत बात थी। अब बुद्धिज्म एंड जैनिज्म दे बोथ डोंट टॉक अबाउट दिस, वो बोलते हैं अगर आपको लैंड करना है तो करिए, आपकी मर्जी है, वहां पे आपका ये सब चीजें नहीं आता। तो ब्राह्मण क्रिटिसाइज मनी लैंडिंग। एक और कारण ये था कि अथॉरिटी में कमी आती है। अगर आप मेरे कर्जदार हो तो आप मेरी बात सुनोगे, ना कि किसी और की। ऊपर से अगर आप कर्जदार हो मेरे, तो आपको मेरे को रिटर्न, और यानी रिटर्न देना पड़ेगा इंटरेस्ट के फॉर्म में। आप ये नहीं बोलोगे कि यार मैं एक पूजा करा लेता हूँ तो मेरा काम बन जाएगा। आप ये बोलोगे मैं सामने वाले से पैसा ले लेता हूँ, सूददार से पैसा ले लेता हूँ, वो पैसा ले लूंगा मैं उससे, तो मैं अपना काम भी कर लूंगा और बाद में उसको इंटरेस्ट दे दूंगा, तो मेरे को पूजा पाठ वगैरह कराने की जरूरत नहीं है। तो ब्राह्मण इसलिए इसे मना करते थे कि मत करो ये सब, भगवान के पास जाओ, ये सब किसी और से पैसे लेके काम मत करो वगैरह वगैरह। तो मैनी वैश्यास वर इन्वॉल्व इन लेंडिंग एंड ट्रेड, जिनके पास होगा वही करेंगे लेंडिंग एंड ट्रेड। तो इसलिए वैश्यास जो था उसको ऑलरेडी जो लोअर इसमें वर्ण में थे उनको और बुरी नजरों से देखा जाने लगा, यार ये लोग तो ऐसे काम करते हैं। तो ये एक उस टाइप का यानी एक रिजेंटमेंट आने लग गया था वैश्य कम्युनिटी में कि यार हमने ऐसा क्या कर दिया है, अगर मेरे पास है पैसा और किसी की मदद में आ रहा है वो, तो क्या गलत बात है इसमें। और सिंप्लिसिटी एंड एसेटिसिज्म, जो शोषा दिखाया जाता था वैदिक रिलीजन में कि आप गाय दान कर दीजिए, या फिर आप
बड़ा सा यज्ञ करवाइए, सबको भोज करवाइए, ब्राह्मणों को भोज करवाइए, ये सब चीजें जैनिज्म बुद्धिज्म में नहीं होती। उसमें ये होता है खुद के कंडक्ट पे आप किस तरीके से व्यवहार करते हो उस पर फोकस कीजिए, आपको आपका रास्ता अपने आप मिल जाएगा। आपको भगवान से मिलने के लिए इस चीज की जरूरत नहीं है कि एक मंत्री आएंगे, एक पुजारी जी आएंगे, वो एक रिचुअल करेंगे और आपको उसके थ्रू जो जनरॉसिटी है भगवान की वो मिल जाएगी। आपके कंडक्ट को देखा जाएगा, आखिरी में कर्म आपका देखा जाएगा। जैनिज्म बिलीव्स इन कर्मा, तो वो बोलते हैं आपका कर्म देखा जाएगा कि आपने क्या किया है, और उस हिसाब से आपका जो लाइफ है वो डिसाइड होगी, रीबर्थ होगा कि नहीं होगा, मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, फॉलोअर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए इनके, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म की तरफ बहुत ज्यादा तेजी से जाने लग गए। और ये वो लोग थे जो इलेबोरेट रिचुअल और सोशल इनइक्वालिटी से ग्रसित थे, दुखी थे इससे, यानी वो ये नहीं चाहते थे कि यार अब मुझे ये तकलीफ और हो। ऑलराइट, ये कॉज एंड इफेक्ट समरी है। डायरेक्ट आप मेंस का आंसर लिख सकते हैं कॉज एंड इफेक्ट समरी से। मेंस का आंसर अगर आपको लगेगा, अगर आप चाहेंगे तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं एक उसकी क्लास भी ले लूंगा कि मेंस का आंसर कैसे लिखा जाता है। पर जैसे ये है, एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। जैसे ये लिखा है कि एक कॉज था कि जो ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी कम क्यों होने लगी, तो हार्श ट्रीटमेंट ऑफ लोअर वर्नास लेड टू द डिमांड इन रिफॉर्म इन द रिलीजन, which further led to rise of new religion like Buddhism and Jainism that was detrimental for the loss of the power of Vedic religion। ये एक पॉइंट हो गया आपका। इस तरीके से आप एक एक पॉइंट कॉज एंड इफेक्ट के समरी से इसमें से आप बना सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे जैनिज्म की। ये मैंने आपको बेसिकली एक आइडिया दिया कि जो नए रिलीजन है वो आए ही क्यों, जरूरत ही क्या थी उनकी। अब हम बात करेंगे कि जो रिलीजन आए वो क्या थे और उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे आज वो है जैनिज्म। इसके पहले ये एक टेबल है, इसमें टेबल में वही सारी बातें लिखी है जो हमने ऊपर डिस्कस करी, तो आप ये पढ़ लीजिएगा। और इसमें सब एक फॉर्म में लिखा हुआ है कि कहाँ से शुरू होता है, फिर रिजिडिटी कैसी थी वर्णास की, फिर इसमें से प्रिविलेज थे ब्राह्मण के, क्षत्रियों का पोजीशन क्या थी, वैश्यस की क्या थी, शूद्र, जो हमने ऊपर डिस्कस किया उसी का मैंने एक चार्ट बना दिया है बस, उसके अलावा और कुछ नहीं है ये। तो ये आप वन शॉट में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप ये चार्ट पढ़ सकते हैं, तो आसानी से आपका रिविजन हो जाएगा। जैनिज्म की बात करेंगे अब हम। जैनिज्म जो है, जैन वर्ड जो है जैन, इट बेसिकली कम्स फ्रॉम जिना, और जिना का मतलब होता है कॉन्करर। ठीक है, तो जैनिज्म जो है ये इसकी प्रोपोनेंट थे जो ये थे ऋषभदेव, ऋषभनाथ भी बोलते हैं, ऋषभदेव, आदिनाथ भी बोला जाता है इन्हें, आदिनाथ। तो ये ही वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। तीर्थंकर्स वर द प्रोपोनेंट्स हु एस्टैब्लिश्ड जैनिज्म एज अ रिलीजन। तो 24 तीर्थंकर है, 24 होते हैं तीर्थंकर टोटल। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में हम यूपीएससी में बेसिकली पढ़ते हैं या एमपीपीएससी या कोई भी जो एनसीईआरटीज में जिनका ज्यादा वर्णन दिया गया है, वो है आपके पहले ऋषभदेव, दूसरे हो गए आपके पार्श्वनाथ जो 23rd तीर्थंकर थे, और सबसे इंपॉर्टेंट हो गए महावीर जो 24th इंपॉर्टेंट तीर्थंकर थे, और सबसे लास्ट तीर्थंकर भी वही थे। तो वो मोस्ट ऑफ द तीर्थंकर्स आर बिलीव टू हैव बीन बोर्न इन द गंगा बेसिन, ऑब्वियसली क्योंकि दैट पार्ट वाज डेवलपिंग, सो मोस्ट ऑफ द तीर्थंकर्स वर बोर्न देयर। पार्श्वनाथ 23rd तीर्थंकर, born in Varanasi, attained nirvana at Pavapuri in Bihar. Pavapuri is a very important site. Many of the तीर्थंकर्स have gained केवल्य at Pavapuri. महावीर, वर्धमान महावीर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये 24th एंड लास्ट तीर्थंकर थे, 540 BC में इनका जन्म हुआ। ओके, बर्थ प्लेस है इनका कुंदाग्राम, वैशाली में, वैशाली इज इन बिहार। ओके, फादर सिद्धार्था, न्यात्रिका क्लैन, जो हमने बात की थी क्षत्रिय क्लैन है न्यात्रिका, उसके हेड थे इनके पिताजी सिद्धार्थ। मदर त्रिशाला, और मैटरनल कनेक्शन इनका त्रिशाला का कैसे बनता है, जो राजा चेतक थे, ठीक है, ये लिच्छावी के वो थे, राजा थे, उनकी बहन थी त्रिशाला। और लिच्छावी किसका पार्ट है, ये वज्जी गणसंघ का पार्ट है। अगर महाजनपद जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे उसमें वज्जी में 8 गणसंघ थे, 8 गणसंघों में से एक गणसंघ था वज्जी का लिच्छावी,
उसके जो राजा थे वो थे राजा चेतक, और राजा चेतक की बहन थी त्रिशाला, जो कि माता जी थी महावीर। मतलब यहाँ से ये प्रूव होता है कि जो महावीर थे आपके, यही केम फ्रॉम अ रॉयल लिनेज। कुछ लाइफ इवेंट्स है उनके, जैसे रिनंसिएशन, 30 साल की उम्र में घर छोड़ दिया इनने। केवल्य इन्हें मिला 42 साल की उम्र में। ओके, ये एक नदी है, ये इंपॉर्टेंट है, ऋजुपालिका करके, ऋजुपालिका रिवर। इसके पास, इस नदी के पास इन्हें केवल्य की प्राप्ति हुई। ठीक है, ये बिहार में ही है, ऋजुपालिका रिवर आपकी। तो प्रीचिंग पीरियड था इनका 30 साल का, 42 टू 72, और निर्वाण इन्हें प्राप्त हुआ पावापुरी में। जो पावापुरी की हमने बात करी, वहां इन्हें भी वहीं पे निर्वाण प्राप्त हुआ था। एरियाज ऑफ प्रीचिंग कौन से रीजन में प्रीच करते थे? कोसाला, मगध, मिथिला, चंपा और कुछ अदर रीजन्स गैंजेटिक प्लेन्स के, यानी वही बिहार और ईस्टर्न यूपी का हिस्सा जो थे वहीं पे थे एस्टेब्लिश्ड। केवल्य एंड द टाइटल जना। महावीर अटेन्ड केवल्य सुप्रीम नॉलेज एंड एनलाइटनमेंट। थ्रू केवल्य ही कॉन्कर्ड बोथ मिजरी एंड हैप्पीनेस। ऑलराइट, केवल्य का मतलब होता है कॉन्करिंग मिजरी एंड हैप्पीनेस टुगेदर, या ना मैं ज्यादा दुखी हूँ ना मैं ज्यादा सुखी हूँ, दोनों पे मैंने अपना मन का काबू कर लिया है। क्या भैया, ना मुझे कोई चीज बहुत दुखी कर सकती, ना मुझे कोई चीज बहुत सुखी कर सकती, सम हूं मैं। सम, सम मतलब शांत है मन मेरा। Therefore he came to be known as Jinnah, the great conqueror, and followers called Jainas. जिन्ना के जो फॉलोअर होंगे वो जैन बोल देते हैं उनको। टीचिंग क्या थी महावीरा की? अहिंसा सबसे इंपॉर्टेंट, और प्राकृत में सिखाते थे। अपनी जो बातें थी वो प्राकृत में बोला करते थे, क्योंकि प्राकृत वॉज अ लोकल लैंग्वेज एट दैट टाइम, एट दैट प्लेस। ओके, तो प्राकृत में ही ये बात करते थे, प्राकृत में ही अपनी बातें बताते थे सारी। और सिंपल और प्रैक्टिकल पाथ था इनका स्पिरिचुअल डिसिप्लिन का। कुछ चीजें हैं वो फॉलो करनी है और आप केवल्य अटेंड कर लोगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई रिचुअल नहीं करना है, कोई आपको बलि नहीं देनी है किसी भगवान को। आपको कुछ बातें हैं वो फॉलो करेंगे आप स्ट्रिक्टली, तो आप उस रास्ते पे चल पड़ेंगे जो जैनों का रास्ता है, केवल्य की तरफ जो जाता है। ओके, तो 5 डॉक्ट्रिन्स दिए उन्होंने, जो फिलोसफी है वहां से जो शुरू होती है इनकी जैन फिलोसफी। तो पहले है 5 डॉक्ट्रिन, 5 डॉक्ट्रिन, इसको बोलते हैं महाव्रतास। महाव्रतास आर फॉलोड बाय मंक्स एंड नन्स मोस्टली। नॉर्मल लोगों के लिए, लोकल लोगों के लिए फॉलो करने के लिए अनुव्रत लाए गए थे, क्योंकि महाव्रत फॉलो करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, तो अनुव्रत लेकर आया गया था। दैट हेल्प देन कि जो लोकल लोग हैं, जो नॉर्मल जिंदगी भी व्यतीत करते हैं, शादी वगैरह करते हैं, बच्चे करते हैं और अपने काम में ध्यान देते हैं, उन लोगों के लिए भी अगर जैनिज्म फॉलो करना है अगर उनको, तो उनको कुछ छोटे व्रत फॉलो करने पड़ेंगे जो ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, स्ट्रिक्टनेस इतनी ज्यादा नहीं है। पर अभी हम 5 ग्रेट वाउस और महाव्रतों की बात कर रहे हैं, जो कि अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य ट्रुथफुलनेस, झूठ नहीं बोलना है, अस्तेय नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करनी है, अपरिग्रह नॉन पोजेशन, बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ नहीं भागना है, ब्रह्मचार्य, सेलिबेसी। ये ऊपर के जो 4 है, ये जो 23rd तीर्थंकर थे इनके, ऋषभ देव, सॉरी पार्श्वनाथ, नॉट ऋषभ देव, पार्श्वनाथ थे 23rd तीर्थंकर। तो इस पीरियड तक ये चला, यानी ऋषभ देव ने दिए थे ये बेसिकली। तो वहां से डेवलपमेंट होते हुए 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ तक ये चला, और जब 24th तीर्थंकर आया हमारे महावीर, तो उन्होंने ये लेकर आया ये एक, कि भैया ब्रह्मचार्य भी फॉलो करना है, शादी वादी और सेक्सुअल रिलेशनशिप वगैरह आपको नहीं आप कर सकते। तो ऑब्जर्व सेलिबेसी, दिस वाव वाज एडेड बाय द महावीरा। पार्श्वनाथ और महावीर के जो रूल कुछ व्यूज हैं वो थोड़े से अलग है। कैसे? पार्श्वनाथ बोलते हैं कि अपर और लोअर पोर्शन ऑफ बॉडी आप कवर कर सकते हैं। इसके कारण क्या होता था, जो फीमेल्स होती थी, दे कुड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ द संघा। लेकिन महावीर ने आके बोला कि नहीं, आपको बिल्कुल कपड़े नहीं पहनने हैं और एक्सट्रीम एसेटिसिज्म फॉलो करना है, बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं आपको कपड़े। तो आपने जैन, अगर जैन मुनि जी देखे होंगे आपने, तो आपको पता होगा कि वो लोग दे डोंट वेयर एनी क्लोथ ऑन देयर बॉडी। ओके, कैसे भी मौसम हो, कुछ भी हो, तो वो उस चीज को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। एंड दिस वाज द रीजन कि फीमेल्स जो थी, फीमेल्स अवॉइडेड दिस टाइप ऑफ जैनिज्म। तो जब बाद में जाके जब सेक्ट्स में डेवलपमेंट हुआ और दिगंबर और श्वेतांबर आए, तो फीमेल्स मूव टूवर्ड्स श्वेतांबर सेक्ट।
and it was easy for married women also to follow Jainism in the form of Shwetambar sect, not in the form of Digambar sect, because of this reason. Social and religious ideas. तो बात करते हैं भगवान की। तो भगवान जो थे जिनास से नीचे आते हैं जैनिज्म के हिसाब से। जिसने खुशी और गम को काबू कर लिया वो सबसे ऊपर है, उसके बाद ही ईश्वर है। तो जिनास सबसे ऊपर हो गए, उसके बाद जिनास सबसे ऊपर, उसके बाद नीचे आते हैं गॉड। भगवान अगर आप कोई मान रहे हैं तो जिना से नीचे ही है। आप कोई भी भगवान मानिए, जो आपके वैदिक भगवान है वही मान सकते, लेकिन वो जिना से नीचे ही आएंगे। जैनिज्म डिड नॉट कंडेम द वर्ना सिस्टम आउटराइट। एकदम से तुरंत ही नकार नहीं दिया वर्ना सिस्टम को, क्योंकि यार लेबर तो सबको चाहिए बेसिकली। तो वही फॉर्म था, थोड़ा बहुत आपका ये चीज इस आइडिया की तरफ बढ़ जाती है। और दूसरी बात ये थी कि होस्टाइल नहीं होती, क्योंकि नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे। अभी होस्टाइल नहीं हो सकते थे तुरंत के क्षत्रियो को हम वो करते हैं कि आपका ऐसा कुछ नहीं होता, तो टोटली होस्टाइल नहीं हो सकते थे सर्वाइवल के लिए। तो इसलिए एकदम से इन्होंने आउटराइट मना भी नहीं किया कि ऐसा कुछ नहीं होता। तो वर्णा जो फॉलो कर रहे हैं उनको वैलिडेशन मिलता रहा जैन से। However, it made serious attempt to counter the evils of rigid वर्ण system and excessive ritualism. पर इनने ये कोशिश करी कि अगर आप कोई भी वर्ण से एसोसिएटेड हो, अगर आप जैनिज्म फॉलो करना चाहते हैं तो हम आपको बराबरी देंगे, हम आपको बिल्कुल नकार नहीं देंगे, आप बराबरी में आ जाएंगे हमारे, तो इसलिए आप जैनिज्म फॉलो करिए। और रिचुअलिज्म जो था, सेक्रीफाइसेस और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, ये सब बिली पूरी तरह से इसमें था नहीं अवेलेबल, तो ये भी इसने बहुत ज़्यादा मदद करी। अब डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा एंड रीबर्थ, तो कर्मा में ये लोग मानते हैं और रीबर्थ में भी मानते हैं, बर्थ डेथ और रीबर्थ। अगर आपने कैवल्य प्राप्त नहीं किया, अगर आप एनलाइटन नहीं हुए, तो आपका फिर से जन्म होगा, ये जैन्स मानते हैं। और इसको अवॉइड करने का तरीका है कि आप अपने कंडक्ट पे कंट्रोल करिए। जो आपका कंडक्ट है, जो त्रिरत्न की बात हम बात करेंगे, अगर आपका कंडक्ट, और ये हमने जो व्रतास की बात करी, अगर आपका कंडक्ट साफ हुआ तो आपको जज किया जाएगा आपके कर्मास पे, और इसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपका जन्म होगा फिर से या नहीं होगा। तो जैन फिलोसफी ये कहती है। लिबरेशन कैसे मिलता है कर्म से? एसेटिसिज्म, आपको घर छोड़ देना है, आपको मटेरियल चीजें छोड़ देनी है, सन्यासी जैसे जीवन जीना है, पहली चीज ये। दूसरा पेनेंस, माफी मांगनी है, कुछ भी आप गलत कर रहे हो माफी मांगिए उसकी, पश्चाताप कीजिए। पेनेंस का मतलब है पश्चाताप। तो अगर आपने एक पर्व होता है जैन्स का, पर्यूषण, इसके बारे में अगर आपको पता होगा, पर्यूषण के बारे में, तो इसमें लोग क्षमा मांगते हैं, KSHAMA, क्षमा। क्षमा का मतलब होता है माफी, पेनेंस करना, कि मैंने अगर आपके साथ कभी कुछ गलत किया तो मुझे माफ कीजिएगा। बहुत सारी चीजों की अलग अलग क्षमाएं होती हैं, तो क्षमा प्राप्ति के लिए ये पर्व मनाया जाता है पर्यूषण का, उसमें पेनेंस किया जाता है। और तीसरा सेल्फ डिसिप्लिन, एक पर्टिकुलर चीज आपको फॉलो करनी है जिससे आपका मॉरल कैरेक्टर मजबूत रहे और आप कंडक्ट फॉलो कर सके एक तरीके से। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, सेल्वेशन, मोक्ष एंड लिबरेशन कैन बी अचीव थ्रू रिनंसिएशन ऑफ वर्ल्डली लाइफ, त्याग देना संसार को, और दूसरा एक्सेप्टेंस ऑफ मोनास्टिक वे ऑफ लाइफ, संघ को ज्वाइन करना। आपने देखा होगा बहुत सारे हम न्यूज देखते हैं कि एक अमीर घर का बच्चा है या बच्ची है, उसने सब छोड़ छाड़ के पूरा परिवार वो संघ में चले गए, अब वो मुनि बन गए, जैन मुनि। तो ये हम देखते हैं, ये हमें दिखाई देता है, और ये तब भी होता था। लिबरेशन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय बर्थ, इवन अ पर्सन ऑफ लोअर सोशल ओरिजिन कैन अटेन लिबरेशन थ्रू प्योर एंड मेरिटोरियस कंडक्ट। वही मैंने कहा कि कंडक्ट को प्राइमरी रखा गया है इसमें, कि आपका व्यवहार किस तरीके का है, आप किस तरीके से, आप जो सारी चीजें, अहिंसा किस तरीके से फॉलो करते हैं, आप जानवरों को नहीं मारते हैं, आप सच सच बोलते हैं, आप मटेरियल चीजों के पीछे नहीं भागते, तो आप इस तरफ लिबरेशन की तरफ बढ़ जाएंगे। अब 3 जूल्स होते हैं, 3 रत्ना बोलते हैं इसे, ये लिबरेशन का रास्ता खोलते हैं आप। ये होता है सम्यक दर्शन, राइट फेथ, सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, दिस कम्स फ्रॉम अ गुरु, जो आपके जैन गुरु होते हैं, इसलिए ये इन्हें फॉलो करते हैं। जो जैन आपके आजू बाजू रहेंगे, इसलिए इन लोगों के गुरु होते हैं, और ये उनकी गुरु की बातें सुनते हैं और मानते हैं उन बातों को। और सम्यक चरित्र, राइट कंडक्ट, आपका आचरण किस तरीके से है, इसे फॉलो करना पड़ता है। अब ये एक टेबल है तीर्थंकारों का, इसमें सारे तीर्थंकार हैं आपके, 24 तीर्थंकार, और उनके साइन है, सिंबल्स है। अब जो मैंने 3 इंपॉर्टेंट बताए, फर्स्ट, 23rd और 24th, इनका तो आप याद कर ही लीजिएगा, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर, ये 3 आप याद कर लीजिएगा।
नेमीनाथ इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर, तो इनका भी याद कर लीजिएगा। ओके उसके बाद जो आते हैं, अब गवर्नमेंट के जो सिंबल्स हैं वो हो गए, जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी उसके सिंबल हो गए, वो सब। तो ये सब चीज़ें थोड़ा इंपॉर्टेंट, जैसे मान लीजिए आप यूपी में रहते हैं और बीएसपी की पार्टी आ गई कभी, मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, बीएसपी की पार्टी आ गई, उनका साइन है हाथी, तो अजीतानाथ के बारे में आपको पता रहना चाहिए। अगर आप भाजपा रूल स्टेट में रहते हैं तो साइन है लोटस, तो पद्म प्रभा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उनका साइन है लोटस। तो इस तरह के से भी क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि रूलिंग पार्टीज एंड गवर्नमेंट हाईली हाईली इन्फ्लुएंस सच एग्जाम्स, जो लोकल एग्जाम्स होते हैं। बेसिकली यूपीएससी लेवल पे तो नहीं कर पाएंगे इन्फ्लुएंस इतना, पर जो लोकल एग्जाम्स रहते हैं, जो आपके स्टेट एम्प्लॉयमेंट बोर्ड वगैरह का रहता है, तो वो सब इन्फ्लुएंस हो जाता है। सॉरी। फिलोसफी में क्या क्या आता है जैनिज्म के? तो दो फिलोसफी पढ़ेंगे हम, एक है स्यादवाद की फिलोसफी, द थ्योरी ऑफ कंडीशनल जजमेंट बोलते हैं जिसे, और एक होगी अपनी अनेकांतवाद की, मैनीफोल्ड पाथ्स। तो ये दो टाइप की फिलोसफी हम पढ़ेंगे इसमें। स्यादवाद में क्या होता है, आपका कंडीशनल जजमेंट की बात होती है कि एक चीज की बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। Jainism believed in Sadhavad, also in a theory of conditional judgment and theory of relativity of knowledge. अब जैसे कि हम बात करेंगे, अगर मान लीजिए एक शेर है जिसको अपने बच्चों को खाना खिलाना है, तो वो गया एक गांव में, उसने गाय मारने की कोशिश करी, और वो गाय मार पाता उससे पहले मैंने उसे मार दिया, मेरी गाय मारने वाला तो मैंने उसे मार दिया। अब सही कौन है? क्या वो शेर सही है जो अपने बच्चों का पेट भरना चाहता था, या वो गाय सही है जो बेचारी से घास चर रही थी, या मैं सही हूँ क्योंकि मुझे लगा कि गाय मेरी प्रॉपर्टी है और मुझे अधिकार है कि मैं शेर को मार सकता हूँ उस गाय को बचाने के लिए, मैं सही हूँ? तो इसमें सही कौन है? हो सकता है ये सारे सही हो सकता है ये सारे गलत हो, या हो सकता है कुछ सही हो इसमें से। तो ये हमें बताता है कि देखिए, कंडीशन ट्रुथ जो है, सच्चाई है, इट इज कंडीशनल एंड डिपेंड्स ऑन पर्सपेक्टिव। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे एक एग्जांपल हो सकता है कि भगवान को पाने का रास्ता क्या है। एक बोलेगा मैं मेरा सर अगर ये पत्थर पे मारूंगा तो मुझे भगवान मिल जाएंगे, एक बोलेगा अगर मैं 100 लोगों के लिए भला करूंगा तो मुझे भगवान मिलेंगे। दोनों के रास्ते अपने अपने हैं, दोनों अपने अपने तरीके से सोच रहे हैं। तो ये एक तरीका हो गया कि भैया देयर इज नो एब्सोल्यूट आंसर टू एनी क्वेश्चन, एवरी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इन रिलेशन टू अदर ऑब्जेक्ट्स। मैं सांस ले पा रहा हूं क्योंकि मैं सांस लेने में सक्षम हूं, मैं सांस लेने में सक्षम इसलिए हूं क्योंकि मेरे आसपास हवा है। अगर मेरे पास हवा नहीं होगी मैं सांस नहीं ले पाऊंगा और मैं नहीं रहूंगा। एवरी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इन रिलेशन टू अदर ऑब्जेक्ट, कोई भी इंडिविजुअल आदमी अपने आप में जीवित नहीं रह सकता, ये बात कहता है ये। तो स्यादवाद क्या है? इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ एकांतवाद, अनेकांतवाद, नॉन एब्सोल्यूटिज्म एंड मेनी साइडेड रियलिटीज। क्या एक चीज को देखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। वो हमने एक एग्जांपल देखा होगा कि एक ऐसी डिस्क है, एक आदमी यहां से देख रहा है तो उससे दिख रहा है कि भैया ये तो एक रेक्टेंगल है, यहां से देखने पे ऐसा लिख रहा है। एक आदमी ऊपर से देख रहा है तो उसको दिखेगा कि भैया ये तो एक सर्कल है, ठीक है। और एक आदमी थोड़ा डायमेंशन अलग से देख रहा है तो उसको लगेगा कि यार ये तो ऐसा कुछ है शेप। तो हर चीज को देखने के तरीके अलग अलग है। द एलिफेंट एंड द सिक्स ब्लाइंड मैन की कहानी अगर आपने पढ़ी होगी बचपन में इंग्लिश में, तो ये कहानी है वो। ड्यूलिस्टिक मेटाफिजिक्स एक चीज होती है इसमें, जैन फिलोसफी में, जो भी कहती है कि दो टाइप की चीजें होती हैं, एक जीवा होती है जिसमें जान होती है और एक अजीब होती है जिसमें जान नहीं होती। तो लिविंग एंटिटीज में हमारी जान होती है, ठीक है, और जो बाकी की चीजें हैं उसमें जान नहीं रहती। यानी ऑब्वियसली ये पर्टिकुलरली लिविंग एंड नॉन लिविंग का डिफरेंशिएशन, लेकिन ये उस टाइम अवेलेबल था, ये कोई मॉडर्न साइंटिफिक टॉपिक नहीं है, ये उस टाइम उन लोगों ने ये डिड्यूस कर लिया था कि हाँ इसमें जान है इसमें जान नहीं है। अभी मैं अगर आपको ऐसे बोल रहा हूँ तो आपको बहुत फनी लग रहा होगा ये कि ऐसे कैसे पता नहीं है तुमको कि इसमें जान नहीं है और इसमें जान है। लेकिन आप उस टाइम के बारे में सोच रहे हैं, आज से 3000 साल पहले के बारे में, उस टाइम किसको पता क्या थोड़ी था, वी डिडंट हैव द डेफिनेशन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग्स। वो तो अभी मॉडर्न डे साइंस की डेफिनेशन है कि हाँ इसमें जान है इसमें जान नहीं है।
बहुत सारे रिलीजन तो ऐसे हैं जो आज भी बोलते हैं कि जो इंसान सोच सकता है सिर्फ उसी में जान है और बाकी जानवरों की जान का कोई कीमत नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं और वो साइंटिफिकली और रिलीजियसली अलग अलग हो सकती है। एक होता है कॉन्सेप्ट सलेखाना का, सलेखाना है संथारा। इसमें ये एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट है इच्छा मृत्यु का। इच्छा मृत्यु यानी सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करता है इसे कि जब आदमी सोच समझ के इस दुनिया से मुक्त होना चाहता है तो वो त्याग कर सकता है। यानी जब जैन ये एक केस आया था बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में कि क्या हम खुद की जो ये सलेखना का जो कॉन्सेप्ट है क्या ये वैलिड है, और ये आर्टिकल 21 का जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है क्या ये इसके अगेंस्ट नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये अपहेल्ड किया है कि नहीं नहीं है, और ये हम रिलीजियस प्रैक्टिस है और इसे हम पूरी तरह से वो नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। तो इट्स अ फॉर्म रिलीजियस पेनेंस प्रैक्टिस इन जैनिज्म अंडरटेकन टू फ्री वनसेल्फ फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। इसमें ये होता है कि आदमी धीरे धीरे खाना और पीना कम कर देता है और एक टाइम के बाद बिल्कुल ही बंद कर देता है, और उसी से उसकी वो प्राण छूट जाते हैं शरीर से, और वो इस जो साइकिल है बर्थ एंड रीबर्थ का उसमें से निकल जाता है। तो प्रोसेस ये रहता है ग्रेजुअली रिड्यूसेस इंटेक ऑफ फूड एंड वाटर इवेंचुअली लीड्स टू कंप्लीट फास्टिंग अंटिल डेथ। ऑब्जेक्टिव है प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल, डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली डिजायर एंड अटेनमेंट ऑफ स्पिरिचुअल लिबरेशन। ये इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसलिए ये किया जाता है। अब जैनिज्म का स्प्रेड कैसे होता है ये हम बात करेंगे। सबसे पहले महावीर का रोल आया इसमें। क्या महावीर ने बोला कि संघ बनाओ, आप 4-5 जो पहचान वाले हैं जो आप मुझे फॉलो करते हैं, आप लोग मिलके एक संघ बनाइए, ठीक है। बोथ men and women were allowed to join earlier. Okay, let me be very clear, earlier, not after division in sex. Earlier जो original Jain teachings थी, men and women both were allowed to be a part of it. He preached in Prakrit, the language of common people, तो लोग कनेक्ट कर सके आसानी से। His first sermon was delivered near राजगीर। फिर एक्सपांशन हुआ दूसरे रीजन्स में, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, कलिंगा। कलिंगा उड़ीसा है आपका। तो ये सारे रीजन्स में, मेजर रीजन्स में यहाँ पे फैलाव हुआ। अगर आपको पता हो कर्नाटका में जैसे स्प्रेड ऑफ इन कर्नाटका, कर्नाटका में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जैन जो है बहुत ही प्रोमिनेंट कम्युनिटी है वहाँ पे। जो कर्नाटका की स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उसका नाम जैन यूनिवर्सिटी है, कर्नाटका यूनिवर्सिटी नहीं है। जैन यूनिवर्सिटी इज द नेम ऑफ द स्टेट फंडेड स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। तो स्प्रेड क्या है कर्नाटका में कैसे हुआ, तो चंद्रगुप्त मौर्य से हम एसोसिएट करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य हु वाज द रूलर ऑफ मगध, तो ही एक्सेप्टेड जैनिज्म फेथ, और फिर वो फेथ को एक्सेप्ट करने के बाद उन्होंने भद्रबाहु के साथ एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया, और जब एक बार फैमाइन आया तो भद्रबाहु के साथ वो लोग कर्नाटका भी चले गए। He believed to have embraced Jainism and became a Jain monk, played an important role in spreading Jainism to southern India. माइग्रेशन भी हुआ, जो अभी माइग्रेशन की बात कर रहे थे, तो नॉर्थ इंडिया में थोड़ा फेमाइन आया। जैन मंक्स माइग्रेटेड टू साउथ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु। इनके साथ चले गए, चंद्रगुप्त मौर्य भी इनके साथ ही चले गए थे। When they later returned to North India, noticeable differences had emerged between the two groups of Jains. जो लोग ऑलरेडी रह गए मगध में वो लोग, और जो लोग कर्नाटक चले गए, उनके बीच में कुछ नॉर्मल कुछ डिफरेंसेस आए, ठीक है। 9 साल के लिए ये कर्नाटका चले गए थे। 9 साल में काफी कुछ चेंज हो चुका था। जो मगध वाले थे वो कुछ अलग प्रैक्टिस करने लगे थे, और ये लोग जो थे ये अपनी ओरिजिनल जो आइडियाज थे वही लेके गए थे और वो वही फॉलो कर रहे थे वहाँ पे। These differences eventually contributed to divisions within the Jainism. स्प्रेड कैसे हुआ कलिंग में, ये है उड़ीसा आपका। उड़ीसा में एक राजा हुए खरवल, राजा खरवला। इनके इंस्क्रिप्शन मिलता है हाथी गुम्फा में, हाथी गुम्फा, ये केव है हाथी गुम्फा। तो हाथी गुम्फा में इनका इंस्क्रिप्शन मिलता है, उसमें बोलते हैं कि भैया मैं जैनिज्म को फॉलो करता हूँ, मैं पैटर्न हूँ जैन का, और मैं इतना एरिया जैन मंक्स को बसाडी बसाडी बोलते हैं, जहाँ पे जैन मोनेस्ट्री जो रहती है उसे बसाडी कहते हैं। तो बसाडी बनाने के लिए मैं इनको दान में देता हूँ। इट इज बिलीव जैनिज्म स्प्रेड फर्दर टू तमिलनाडु फ्रॉम कलिंग। तमिलनाडु की तरफ और इधर नीचे की तरफ भी इन्हीं की वजह से, कलिंग की रास्ते से ही जैनिज्म बढ़ा है। फिर कुछ जैन काउंसिल्स हुई, जैसे फर्स्ट जैन काउंसिल हुई आपकी 300 बीसी में जो पाटलिपुत्र में हुई। इसके लीडर थे स्थूलभद्र। स्थूलभद्र वाज
ये स्टूडेंट थे भद्रबाहु के, ठीक है। भद्रबाहु वाज अ टीचर, स्थूलभद्र वाज द स्टूडेंट। तो स्थूलभद्र जो थे, इनको बोला भद्रबाहु ने कि तुम यहीं रहो मगध में कुछ लोगों के साथ। तो ये मगध में ही रह गए और ये चंद्रगुप्त मौर्य के साथ ये कर्नाटका चले गए। ये कर्नाटका चले गए, ये मगध में रह गए। तो इन दोनों के जो फैक्शंस बने, इनके ही डिफरेंस को हम दिगंबर और श्वेतांबर सेक्ट का डिफरेंस कहते हैं, जो कि जैनिज्म में हम आगे पढ़ेंगे। फिर सेकंड जैन काउंसिल हुई आपकी 512 एडी में वलाभी में। अब यहाँ क्या हुआ, जो 12 अंगास बने थे आपके फर्स्ट जैन काउंसिल में, 12 अंगास का कंपाइलेशन हुआ था, ये खो चुके थे 800 साल के डिफरेंस में। ये 800 साल हो गए आपके, ये खो गए थे। अब ये 800 सालों में फिर उसके बाद और ढूंढा गया चीजों को। वलाभी में, जो कि गुजरात में है, ये कहाँ, ये बिहार और कहाँ ये गुजरात। 800 साल में फिर गुजरात में जाके वलाभी में आपका सेकंड जैन काउंसिल होता है, जिसके आपके लीडर होते हैं देवरादी शेमश रमना। देवरादी शेमश रमना आपके जो है लीडर होते हैं, और ये कंपाइल क्या करते हैं यहाँ पे, जो 12 लॉस्ट आपके अंगाज हैं उनको कंपाइल करते हैं, साथ ही साथ ये 12 उपंगास भी कंपाइल करवाते हैं। अंगों के ही और आगे के हिस्से उपंग होते हैं, ठीक है। अब सेक्ट्स की बात कर लेते हैं, जो अभी हम बात कर रहे थे। तो दो होते हैं, एक आपका दिगंबर और एक आपका श्वेतांबर। तो महावीर जो थे, शुरू होती है महावीर से कहानी चालू करते हैं अगर हम, तो 11 डिसाइपल्स थे जिन्हें हम गांधार कहते हैं, ठीक है। इनमें से 10 पहले ही, महावीर के पहले ही चल बसे। आउट ऑफ 10 डिसाइपल्स डाइड बिफोर महावीर। एक बचे थे सुधर्मा करके, ठीक है। तो इन्होंने सुधर्मा जो थे, इनको बोला जाता है फर्स्ट थेड़ा पॉन्टिफ ऑफ जैन ऑर्डर। अब थेड़ा का मतलब ये होता कि अब जो पूरा दारोमदार है संघ का, वो उसके सबसे ऊपर जो हेड हो गए, उसे थेड़ा कहा जाता है। जैन धर्म में भी जो सबसे ऊंचे पोस्ट है संघ में, वो थेड़ा की है, ठीक है। अब जो दो सेक्ट है, ये जो फेमाइन की कहानी थी, ड्यूरिंग फेमाइन इन नॉर्थ इंडिया सेक्शंस ऑफ जैन monks माइग्रेटेड टू साउथ इंडिया अंडर भद्रबाहु। अनदर ग्रुप रिमेन्ड इन मगध अंडर स्थूलभद्र। STHU, स्थूलभद्र, ठीक है। तो स्थूलभद्र के अंदर एक ग्रुप यहाँ रह गया था। ओवर टाइम क्या हुआ, कुछ जो मेजर डिफरेंसेस थे उनकी वजह से दिगंबर और श्वेतांबर सेक्ट बन गए। अगर आप समझ पा रहे हो, दिगंबर का मतलब होता है जिन्होंने कपड़े नहीं पहने, मतलब स्काई क्लेड। प्रोपोनेंट वाज भद्रबाहु, कंसिस्टेड ग्रुप दैट माइग्रेटेड टू साउथ इंडिया, ये उसका आइडिया है। एंड रिमेन विद द स्ट्रिक्ट फॉलोअर्स ऑफ द ओरिजिनल डॉक्ट्रिन्स एंड प्रैक्टिसेस प्रीच्ड बाय महावीर, कि कपड़े नहीं पहनने हैं, ठीक है। महावीर ने बोला था कपड़े नहीं पहनने हैं, सेलिबेसी फॉलो करनी है, ठीक है, और स्ट्रिक्टली महाव्रतास को फॉलो करना है, संघ में महिलाएं नहीं आएंगी, ये सब चीजें। तो दिगंबर जैन ये फॉलो करते हैं। फिर आते हैं आपके श्वेतांबर्स, ठीक है। ये है व्हाइट क्लैड, जो सफेद कपड़े पहनते हैं, आपने देखा होगा जैन मुनि सफेद कपड़े पहनते हैं, सफेद पट्टा लगाते हैं यहाँ पे। उनमें साध्वी भी होती है, साध्वी भी देखी होंगी आपने। तो लिटरली मींस व्हाइट क्लैड। प्रोपोनेंट वाज स्थूलभद्र, कंसिस्टेड ऑफ ग्रुप दैट रिमेन्ड इन मगध, adopted certain modification to practice to cope with the famine condition। कुछ खाने जैसे कुकिंग, तो ये लोग कुकिंग में इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, जैसे बोलते हैं कि आलू वगैरह खा लेते हैं ये लोग। और जो ये आपके दिगंबर रहते हैं, ये बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं। ये मोस्टली खाना रॉ खाना पसंद करते हैं, ठीक है, आफ्टर वॉशिंग, नॉट टोटली कुक्ड। ये आपका कुकिंग फूड भी कर सकते हैं। उसके बाद ये लोग नॉर्मल लाइफस्टाइल भी अपनी, जो मैरिड लाइफ वगैरह है, ये सब भी इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो साध्वीज वगैरह रहती हैं, वुमेन भी जो है पार्ट ले सकती है आपके संघ में, क्योंकि कपड़े पहनना अलाउड है यहाँ पे। ऊपर जहाँ कपड़े पहनना अलाउड नहीं, तो वहाँ पे वुमेन ने अवॉइड कर दिया था कि भैया हम नहीं आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ये अलाउड है। तो वुमेन आर ऑल्सो पार्ट, फीमेल जो है दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ श्वेतांबर सेक्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ठीक है। कंट्रीब्यूशन क्या है रहा जैनिज्म का, पहले लैंग्वेज और लिटरेचर। ये संस्कृत पे फोकस नहीं किया इनने, जो वैदिक रिलीजन ने किया, इनने संस्कृत पे फोकस नहीं किया, इनने लोकल लैंग्वेज पकड़ी, प्राकृत, ठीक है, प्राकृत पकड़ी इनने। तो प्राकृत से क्या हुआ, जैनिज्म पॉपुलर हुआ आपका, सबसे इंपॉर्टेंट ये था। और जो है ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेज हुई, अगर आपने को पता होगा, जैसे गुजराती, मराठी, और कुछ थोड़ा बहुत कन्नड़।
और अर्धमगधी यानी मगधी भी आप बोल सकते हैं। अब मगधी में डेवलप हो चुकी है, पहले अर्धमगधी हुआ करती थी, अब अर्धमगधी इतनी यूज नहीं होती। तो जो था कि जैन लिटरेचर ज्यादातर है प्राकृत में और अर्धमगधी में लिखा गया, ठीक है, यहीं से ये डेवलप हुआ। और जो जैन स्क्रिप्चर्स थे, ये फाइनल कंपाइलेशन इनको हुआ सेकंड जैन काउंसिल में। जो की भाषा यूज करी गई वो भी अर्धमगधी करी गई थी यहाँ सेकंड जैन काउंसिल में। तो मोस्टली जो आपका लिटरेचर मिलता है जैनिज्म का, वो अर्धमगधी में मिलता है, मोस्ट ऑफ द मोस्ट। थोड़ा स्टार्टिंग का इनिशियल का प्राकृत में मिलेगा, उसके बाद आपको ज्यादातर अर्धमगधी में मिलेगा, क्योंकि वो रीजन जो है बिहार और ईस्टर्न यूपी, अर्धमगधी वॉज वेरी पॉपुलर। और रीजनल लैंग्वेज जो बाद में यहाँ 800 साल का जो हमें गैप दिखते हैं सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल तक, वहां पे जब तक हम आते हैं तब तक बहुत सारी और लैंग्वेजेस और रीजनल चीजें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। तो सुराशनी करके एक आपकी भाषा हुआ करती थी, जो कि लेटर डेवलप हुई मराठी में, उस रीजन में, ठीक है। और मराठी और कन्नड़ा के कुछ शब्द भी बहुत सेम है। तो कन्नड़ा में जब जैनिस पहुंचे तो वहां से भी थोड़ा इन्फ्लुएंस आया, तो कन्नड़ इन्फ्लुएंस भी हमें दिखाई देता है, यानी कन्नड़ में भी हमें जैनिज्म का इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। लिटरेरी वर्क जो था, तो इनने किताबें कोई किस टाइप की नहीं, तो एपिक्स, पुराण्स, नॉवेल्स और ड्रामा लिखे गए थे। मैन्युस्क्रिप्ट का प्रिजर्वेशन जो था वो क्या करा जाता है जैन श्राइन्स में, दिलवारा टेम्पल जैसे है वहाँ पे बहुत सारे सबूत मिलते हैं, और वहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट का प्रिजर्वेशन है। फिर कुंडलपुर हो गया आपका दमोह मध्य प्रदेश में, वो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं इसके अवेलेबल। राजस्थान में अगर माउंट आबू पता है आपको, माउंट आबू दिलवाड़ा टेम्पल है यहाँ पे, ठीक है। गुजरात में गुजरात में आपका रण वो हो गया, गुजरात में आपको बलाभी हो गया, ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है, ठीक है जी। राजस्थान में रणकपुर भी है, रणकपुर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है। फिर आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या क्या मिला है, पहले के जो जैन जो आइडियाज थे वो ये कहते थे कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है, आइडल वर्शिप की तरफ हम नहीं जाना चाहते हैं, हम सिर्फ अपने कंडक्ट के थ्रू और जो जैन टीचिंग्स है उसको फॉलो करके, महावीर की जो टीचिंग्स है उसको फॉलो करके हम अपना एनलाइटनमेंट और मुक्ति वगैरह निर्वाण वगैरह प्राप्त कर लेंगे। लेकिन लेटर डेवलपमेंट क्या हुआ कि पूजा होना शुरू हुई। पूजा किस तरीके से कि महावीर की पूजा और जो बाकी तीर्थंकर हैं उनकी पूजा। जैसे पॉपुलर मंदिर अगर आपने जैन मंदिर देखे होंगे तो 3-4 जो प्रोमिनेंट तीर्थंकर हैं, नेमीनाथ हो गए, पार्श्वनाथ, महावीर, फिर आपके आदिनाथ, ऋषभदेव, मतलब इनके काफ़ी ज़्यादा मंदिर अवेलेबल है इंडिया में। तो जो इमेजेस जो है तीर्थंकर की, उनको अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से तराशा जाता है पत्थर पे और फिर वो प्लेस करी जाती है मंदिर में, ठीक है जी। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में ये भी है कि जो इनके शिखर वगैरह होते हैं वो बहुत ही प्रोमिनेंटली बहुत ही अच्छे से डेकोरेटेड होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा आइडिया है इसका। और मोस्टली स्टोन के जो मंदिर हैं, वो मोस्टली जो पुराने मंदिर पाए गए हैं वो स्टोन के ही मोस्टली मंदिर होते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंस है, मूर्ति जो है वो स्टोन की होनी चाहिए, पत्थर की ही मूर्ति लगनी चाहिए मंदिरों में, ये भी माना जाता है। तो मेजर रीजन्स ऑफ इन्फ्लुएंस क्या था, साउथ इंडिया आपका, कर्नाटक और तमिलनाडु का रीजन, वेस्टर्न इंडिया, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र का रीजन, लेकिन प्रोमिनेंटली राजस्थान और गुजरात, और सेंट्रल इंडिया जो आपका मध्य प्रदेश में कुछ एरियाज हो गए आपके, और झारखंड में कुछ एरियाज हो गए, वो एरियाज हो गए। जैन लिटरेचर की कुछ बात कर लेते हैं अब हम। तो 2 कैटेगरीज है इसकी, अगम लिटरेचर, ठीक है, ये सेक्रेट लिटरेचर है, जिन्हें कैनोनिकल बोलते हैं हम, कैनोनिकल लिटरेचर, जिसमें बताया गया है कि भैया ये इंपॉर्टेंस है, ये सारे चीज़ों की, ये आपको फॉलो करना है। ये अर्धमगधी में लिखा गया है मोस्टली, एंड कंटेन्स द रिलीजियस टीचिंग्स, जहाँ पे रिलीजियस टीचिंग्स वगैरह और डॉक्ट्रिन्स वगैरह बताई जाती हैं वो कैनोनिकल टेक्स्ट कहा जाता है उन्हें। और दूसरा होता है आपका अगम लिटरेचर, ये सॉरी अगम लिटरेचर के कुछ हिस्से भी हैं, और दूसरा जो हिस्सा है वो नॉन अगम है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले अगम के। तो इसके हिस्से ये हैं, कैटेगरीज में आएगा आपका अंग 12 है ये। तो प्रिंसिपल कैनोनिकल स्क्रिप्चर्स कंटेनिंग कोर टीचिंग्स एंड डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म। दूसरा है आपका उपंग, ये 12 है ये भी, जो कि वल्लभी में बने थे। तो सप्लीमेंट्री टेक्स्ट है, यानी ये बेसिकली जो है कमेंट्री है अंगास पे, एंड द कंटेंट ऑफ अंगास। फिर है प्रकृनास, प्रकृनास आर 10 in number miscellaneous texts dealing with specific religious practices, rituals and ethical teachings। ये छेड़ा सूत्र, ये 6 है टोटल, छेड़ा 6 टेक्स्ट प्रिस्क्राइबिंग रूल्स ऑफ मोनास्टिक डिसिप्लिन एंड प्रोसीजर्स ऑफ डीलिंग विद वायलेशंस बाय मॉन्क्स एंड नन्स। अगर मॉन्क्स एंड नन्स को गलत करते हैं तो उसको किस तरीके से रेक्टिफाई किया जाए वो यहाँ लिखा है। तो मूल सूत्र है 4 टाइप के, फंडामेंटल टेक्स्ट मेंट फॉर द बेसिक ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ जैन मॉन्क्स एंड नोवाइसेस। किस तरीके से
अगर किसी इंसान को जैन सेक्ट या संघ में आना है तो वो उसको क्या फॉलो करना पड़ेगा, वो मूल सूत्र में लिखा है। अब दूसरे टाइप का टेक्स्ट होता है नॉन अगम, ठीक है। इसमें कमेंट्रीज है अगम टेक्स्ट पे, कुछ इंटरप्रिटेशन है और कुछ इंडिपेंडेंट वर्क है स्कॉलर्स के और एस्थेटिक्स के, ड्रामास वगैरह हो गए या कहानियां हो गई, तो ये सब भी है इसमें। तो कुछ कैसे कल्पसूत्र है, एक भद्रबाहु जी ने लिखा है, ये थिरावली मेरुतुंगा ने लिखा है, पद्मचरिता विमला सूरी, ओके, अंतरकथा राजशेखर ने लिखी है ये, और प्रतिष्ठा परवाना ये हेमचंद्र ने लिखी है। जैन आर्किटेक्चर की जो हम बात कर रहे थे, तो इसमें रॉक कट केव्स आती हैं, सबसे पहले विहार आते हैं, बहुत सारे जैन आपको विहार और ये सब मिलते हैं, उदयगिरी केव्स, खंडगिरी केव्स, एलोरा केव्स, ये सारे आपको एग्जाम्पल मिलते हैं, जैसे यहाँ दिए भी गए हैं। ये तीन जो है खंडागिरी, उदयगिरी, हाथी गुफा, ये आपके उड़ीसा में है, ठीक है। एलोरा केव्स आपके महाराष्ट्र में है, ठीक है जी। ये आपके रॉक कट जो केव्स है आपके, ये वो है। फिर दिलवाड़ा टेम्पल बनते थे, टोटल व्हाइट मार्बल का टेम्पल्स होते हैं ये, और बहुत सारी जगहों पे है। सबसे प्रोमिनेंट है इसमें जो माउंट आबू में जो टेम्पल है दिलवारा का, वो सबसे प्रोमिनेंट है। तो लोकेटेड दिलवारा टेम्पल्स, और ये सोलंकी डायनेस्टी ने इससे पेट्रोनेज दी थी, जो राजस्थान को रूल करते थे, तो इसलिए माउंट आबू में हमें अवेलेबल मिलता है। तो ये मोस्टली तीर्थंकारास को डेडिकेटेड किया जाता है, इंटायरली ऑफ वाइट मार्बल, ओके। इंट्रिकेट कार्विंग्स होती है इसमें, आर्किटेक्चरल स्टाइल बहुत यूनिक होता है, और ये फाइनेस्ट एग्जांपल है जैन टेम्पल आर्किटेक्चर का। फिर एक रणकपुर जैन टेम्पल है, राजस्थान में है भैया, ठीक है। ये ऋषभनाथ और ये आदिनाथ को समर्पित है, 15th सेंचुरी में बना था। और चौमुखा इसका जो आर्किटेक्चर है, चौमुखा है, 4 फेज आर्किटेक्चर बोलते हैं इसे। चौमुखा मतलब इस तरीके से होता है, और जैसे हम अब मेनली हम फॉलो कर रहे हैं, एक गेट होगा, इसमें भगवान यहाँ रहते हैं और 4 गेट रहते हैं, तो चौमुखा टेम्पल बोलते हैं इसे। गोमतेश्वर बाहुबली स्टैचू, अगर आपने देखा होगा न्यूज वगैरह में भी आता है, बहुत पॉपुलर स्टैचू है, बहुत लंबा स्टैचू है, लगभग 186 फीट का, ठीक है। भगवान बाहुबली का है ये, गोमतेश्वर जी का। तो ये है श्री बेलागोला में, श्री बेलागोला, ये कर्नाटका में है, ठीक है जी। वन ऑफ द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ जैनिज्म। और भी हमें जैन आर्किटेक्चर मिलते हैं, जैसे ये ग्वालियर फोर्ट में बहुत सारे जैन स्कल्प्चर हैं, जो ग्वालियर फोर्ट तक जाने की रोड है एमपी में, अगर आप कभी गए होंगे ग्वालियर फोर्ट, अगर आपने देखा होगा, तो बहुत सारे स्टैचूज बने हुए हैं जो रोड से हम जाते हैं, अगर आप गए होंगे कभी ग्वालियर फोर्ट, तो बहुत सारे स्टैचूज है लाइन से केव्स में, यानी ऐसे पहाड़ बने, पहाड़ के दोनों तरफ जैन स्टैचूज बने हुए हैं, बहुत ही सुंदर स्टैचूज हैं, मैं गया हूँ देखने, बहुत सुंदर है। फिर आपने खजुराहो जैन टेम्पल में, वहाँ पे भी आपका जैन मंदिर है, चंदेरी में जैन मंदिर, तो ये 3 तो आपके एमपी में हो गए, ठीक है, एमपी हो गया। ये देवगढ़ जैन टेम्पल, ये आपका यूपी में हो गया, ठीक है जी। तो यहाँ ऋषभ देव के स्टैचू है भवन गाजा में, भवन गाजा टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। भवन गाजा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है आपका यहाँ लिखा होगा मैंने, एमपी में ही है भवन गाजा टेम्पल कॉम्प्लेक्स। ये ऋषभ देव को समर्पित है, जो कुंडलपुर बोल रहा था वही एरिया, ये हाइट 84 फीट, बिल्ट इन 13th सेंचुरी एडी, ओके। तो यहाँ पे ये जो साइट्स हैं, लोकेशन, उनका सिग्निफिकेंस वगैरह लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। फिर डिक्लाइन आया, लेकिन तब भी इतने सब पॉजिटिविटीज होने के बाद भी कुछ डिक्लाइन के कारण थे, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे रॉयल पेट्रोनेज नहीं था इनके पास ज़्यादा, खरवला के बाद कुछ ज़्यादा मिला नहीं इन्हें। जो बाद में जो बड़े रूलर्स है, जैसे हर्षा, कनिष्क, ये लोग, हर्षा ने बुद्धिज्म फॉलो किया, कनिष्क ने शैविज्म किया, दोनों ने अलग अलग टाइप के इधर उधर फॉलो किए। जो बाद में जितने भी राजा हैं उन लोगों ने सब अलग अलग ही फॉलो किया। जैसे मान लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम जो प्रोमिनेंस मिला जैनिज्म को, वो उसी के पोते अशोका के टाइम नहीं मिला, जिसने कि बुद्धिज्म फॉलो किया। यहाँ तक कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, कौन, बिंदुसार, उसने भी नहीं किया, उसने आजीविका सेक्ट को फॉलो किया। उस टाइम ये आज़ादी थी भैया कि हम भैया दूसरा धर्म फॉलो कर सकते हैं, जो पिताजी ने किया वो करना जरूरी नहीं है। तो अगर एक ही आप लाइन से देखा जाए, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म किया, बिंदुसार ने आजीविका किया, और फिर आपके अशोक आए जिन्होंने बुद्धिज्म किया। एक्सटेंडेड ग्रेटर पैट्रोनेज टू बुद्धिज्म, दिस रिड्यूस द रॉयल सपोर्ट अवेलेबल टू जैनिज्म, ठीक है। इजी लिविंग बाय मॉन्क्स,
मॉन्क्स जो थे दे मेड फ्यूअर एफर्ट्स टू एक्टिवली स्प्रेड एंड पॉपुलराइज द रिलीजन। उस टाइम पे ज़्यादा ट्रैवल कर नहीं सकते थे तो करा भी नहीं उनने। दूसरी बात कि जो ट्रेडर्स वगैरह थे वो ऑल्दो लॉयल फॉलोवर्स है, पर उनको अब जब फॉलोवर हम बन ही गए और हमें अब रिचुअल्स भी नहीं करने वैदिक और हम तुम्हारे फॉलोवर बन ही गए, हमसे मंदिर जाना है और अनुव्रत फॉलो करना है, तो मैं भी खुद होके आगे बढ़ के प्रोपोगेट क्यों करूं? ठीक है, प्रोसेलेटाइजिंग तो है नहीं कि भाई हम कन्वर्ट, आप खुद हो के कन्वर्ट कराते नहीं हो। ठीक है, जिस तरह से इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में दावा जो दिया जाता है, जैसे जो इस्लाम में है, तो उस तरीके से कुछ फॉलो है ही नहीं। बस मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप फॉलो कर लो और आपकी मर्जी होगी तो आप फॉलो कर लो। जब बाद में रिजिडिटी बढ़ी तब ये हुआ कि अब आप खुद जाके फॉलो नहीं कर सकते। अब अगर आप पैदा हुए हो एज अ जैन तो आप जैन हो। मैं खुद जाके जैन नहीं बन सकता। मैं जैनिज्म की टीचिंग फॉलो कर सकता हूँ, पर मोस्टली मेरे बाजू वाले जो जैन है, जो कि जनरेशनल जैन्स है, वो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये बाद में जाके ये इश्यूज आना चालू हुए। तो यहाँ पे यही पॉइंट बताया गया है। नेचर ऑफ जैन फिलोसफी जो है, ये भी फॉलो करना बहुत आसान नहीं है। सीवियर ऑस्टेरिटी, पेनेंस और रिगरस सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, तब आप फॉलो कर पाएंगे, नहीं तो आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। और अगर आप फॉलो नहीं कर पाएंगे तो आप जैन नहीं रहेंगे। जैसे बुद्धिज्म ने बताया था मिडिल पाथ का एक रास्ता, मध्यम मार्ग का। मध्यम मार्ग में क्या होता है, ना आपको पूरी तरह से छोड़ देना है सब कुछ, ना आपको पूरी तरह से सब कुछ की तरफ भाग जाना है। आपको बीच का रास्ता चलना है, थोड़ा इधर थोड़ा इधर। तो मध्यम मार्ग का एक रास्ता दिया बुद्धिज्म ने। ये ऐसा यहाँ नहीं था, यहाँ तो सीवियर, यानी आपको अगर छोड़ना है तो पूरा छोड़ना ही है पूरी तरीके से। यहाँ पे ये था। एज ए रिजल्ट बुद्धिज्म अट्रैक्टेड अ लार्जर नंबर ऑफ कॉमन पीपल। और डिवीजन आए जैनिज्म में, जो आपके दो सेक्ट्स बने ये, और इस वजह से जो फॉलोअर्स की यूनिटी थी वो कम हो गई थी। जैसे दिगंबर में और औरतें जाना से मना कर दिया, हम जाना ही नहीं है, तो वहां पे भी मना ही होगा कि हमको संग में रखना ही नहीं है औरतों को। ये हो गया। मोस्टली लोग श्वेतांबर फॉलो करने लगे। ओरिजिनल जो टीचिंग्स थी वो अभी भी दिगंबर के पास थी। श्वेतांबर में जो आया थोड़ा ट्विस्ट आ गया टीचिंग्स में, कि अब कपड़े पहनिए, परिवार बनाइए और काम करिए अपना, ये सब चलने लगा। और सो दिस कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ ओवरऑल इन्फ्लुएंस और रेलेवेंस ऑफ जैनिज्म। ठीक है जी, तो इस वजह से जैनिज्म का डिक्लाइन हुआ। मोस्ट अभी तक हमने डिस्कस किया कि जैनिज्म क्यों फैला, कैसे उसका राइज। सबसे पहले हमने देखा कि राइज क्यों हुए नए रिलीजन के। फिर हमने ये देखा कि जैनिज्म जब आया तो उसके इम्पोर्टेंट जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे, जो ऊपर तीर्थंकर की बात करी, फिर हमने कुछ डॉक्टर्स की बात करी, स्यादवाद, अनेकांतवाद की। फिर हमने डिस्कस किया कि भाई लिटरेचर किस तरीके का था, और आर्किटेक्चर की बात करी थोड़ी बहुत हमने। फिर हमने ये डिस्कस किया कि डिक्लाइन क्यों हुआ। ये सारी बातें हमने डिस्कस करी। यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है जैनिज्म। हर अल्टरनेट साल एक क्वेश्चन आता है। बुद्धिज्म का हर साल आता है, जैनिज्म का हर अल्टरनेट साल लगभग, या कभी कभी रनिंग में 2 साल आ जाता है। तो इम्पोर्टेंट पार्ट तो है। तो हमें ये पढ़ना कैसे है जैनिज्म का मोस्टली, ये पढ़िए आप, तो इससे आपका एनसीईआरटी वाला पार्ट इज डन एंड डस्टेड। अब आपको एनसीईआरटी का कोई लेना देना नहीं है इसके बाद। अब इसके बाद आप उठाइए कोचिंग मटेरियल, कोई भी मटेरियल जिसमें अच्छे से इलेबोरेटली दिया हुआ हो जैनिज्म बुद्धिज्म के बारे में, और आप उसको पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। उसमें आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें और भी ज़्यादा मिल जाएंगी, छोटे छोटे टर्म्स जो शायद एनसीईआरटी में प्रेजेंट नहीं है, और जो बाकी जगहों से वहाँ के जो बड़े बड़े मास्टर हैं उन लोगों ने कंपाइल करे हो, तो वो आपको वहाँ मिल जाएंगे। और हो सकता है कभी ना कभी उसमें से कुछ एक क्वेश्चन यूपीएससी पूछ ले, तो इसलिए ये पढ़ने की थोड़ी ज़रूरत है। अब इसके बाद आपको एक्स्ट्रा और कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जर्नलिज्म जनाब, ये मान लीजिए कि कितने पेज होंगे इसमें, अपने छः पेज पढ़े, 6 पेज जैनिज्म का ही है। और अगर आपको कोचिंग मटेरियल में से जैनिज्म पढ़ लेते तो 10 पेज मैक्सिमम वहाँ के होंगे। बस 16 पेज में आपका जैनिज्म खत्म हो गया। अब इसके बाद जो आपका नॉलेज है वो आपका पेरिफेरल नॉलेज है। आपको अब दुनिया के बारे में क्या पता है कि जैनिज्म और किस तरीके से होता है, इससे ज़्यादा आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो बस ये 16 पेज में अगर आपका खत्म हो रहा है तो भाई खुश रहो ना यार। ज़बरदस्ती लोड बढ़ाने से क्या मतलब है कि मैं यहाँ से ही पढ़ लेता हूँ, वहाँ से ही पढ़ लेता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट और एक बेसिक आइडिया होना चाहिए बस। यहाँ पे हमारा ये पार्ट खत्म होता है भाई साहब। ऑलराइट, ये वाला पार्ट, गाइज एंड गर्ल्स, वी आर डन विद दिस। थोड़ा बहुत इसमें अब मैं नीचे 2 चार्ट दिए हैं मैंने, ठीक है। ये जैनिज्म का कैसे डिराइव हुआ, क्या क्या है इसमें, ये सब चीज़ों के बारे में, दिगंबर श्वेतांबर का डिफरेंस है इसमें, लिटरेचर के बारे में बताया गया है, ठीक है। कुछ सेक्ट और सबसेक्ट्स भी बताए गए यहाँ और यहाँ, इन दोनों का कनेक्शन बना लीजिएगा।
जैन काउंसिल्स के बारे में बताया गया, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैन टर्मिनोलॉजी के, कसाया, बसादी, केवल्य, सिद्धा, तीर्थंकर, संवारा, निर्जरा। और भी टर्म्स है मेरे पास, वो मैं बुद्धिज्म के बाद दूंगा आपको, बुद्धिज्म के लेक्चर के लिए मैंने प्रिपेयर करके रखे हैं। उसमें समथिंग एक्स्ट्रा में आपको समथिंग एक्स्ट्रा जो टर्म्स हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म के, वो सब मिल जाएंगे, तो वो भी आप देख लीजिएगा। और ये टर्म्स तो पढ़ ही लीजिएगा, उत्सर्पिणी क्या क्या होता है, फिर ये फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट क्या है जैनिज्म के, ये सब है इसके अंदर। ये चार्ट भी वन शॉट है, अगर आपको एक आइडिया चाहिए तो आपको आइडिया आराम से हो जाएगा इसमें। जो सेक्ट्स का डिफरेंस है दिगंबर और श्वेतांबर का, वो यहाँ पे दिया हुआ है। ये एक्चुअली मुझे गूगल इमेज पे एक ये मिला था फोटो, ठीक है, तो ये वो है। इसको बस मैंने थोड़ा सा अच्छा बना दिया है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये एक्चुअली में थोड़ा डेप्थ में है, काफ़ी डेप्थ में है, यानी ये एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, लेकिन ये काफ़ी डेप्थ में है और ये काफ़ी अच्छे से समझा देगा आपको कि ये डिफरेंस क्या है दिगंबर और श्वेतांबर का, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया है एक्स्ट्रा। तो पढ़ना है तो आप ये पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, ये जैसे 5 महाव्रत और 28 मूल गुण ये फॉलो करने पड़ते हैं आपको, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या सिल और अकरंग सूत्र ये फॉलो करना पड़ता है। वैसे ऐसे कुछ कुछ इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आप ये पढ़ लीजिएगा। तो इसी के साथ हमारा जैनिज्म खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा बुद्धिज्म, और हम ये फोकस करेंगे कि जो बुद्धिज्म है वो ज़्यादा प्रेवलेंट क्यों हुआ बाहर के देश में, इंडिया में इतना प्रेवलेंट नहीं हो पाया। इंडिया में आज भी जैनों की पॉपुलेशन ज़्यादा है बुद्धों की पॉपुलेशन से, तो क्या कारण है उसका, तो हम वो डिस्कस करेंगे आज। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जिस तरीके से जैनिज्म डेवलप हुआ, उस बुद्धिज्म उस किस तरीके से डेवलप हुआ, जो उसके प्रोपोनेंट थे भगवान बुद्ध, उनकी फिलॉसफी क्या थी, और कैसे जाके आगे जाके जो डॉक्ट्रिन्स डेवलप हुई बुद्धिज्म की, प्लस जो नए सेक्ट्स डेवलप हुए बुद्धिज्म में। बुद्धिज्म भी सबसेक्टेड हुआ, जिसमें आपका बहुत सारे टाइप के सेक्ट्स आए, ओके। जैसे आपका मेन जो आपका हिनायन और महायान ये आए, तो हिनायन में आपका क्या डिफरेंस है महायान से, और फिर आपके और भी आए, जैसे थेरावाद आया, वज्रायन आया, स्थाविरवादीन आया, तो ये सब चीज़ें आपके और भी ज़्यादा सेक्ट्स डेवलप हुए किस तरीके से। फिर आपका जो परसेप्ट्स है मोस्टली बुद्धिज्म के, वो डिस्कस करेंगे। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में अब सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिसका नाम होगा हमारा बुद्धिज्म। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। बाकी तब तक खुश रहो, पी के पढ़ो, मस्त रहो, टेंशन मत लो बिल्कुल भी, एंड आई विल see you in the next lecture. Till then, bye.